नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 साझेदारी के वार्षिक हिसाब, पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मन और मोहन एक एक के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। निम्नलिखित सकल तलपट और साझेदारी को ध्यान में लेकर तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। आपको खाते दे रखे हैं, उधार बाकी और जमा बाकी दो दे रखी है, तो जिसकी जो बाकी होगी वहाँ पे एंट्री करेंगे और उससे पहले हम समायोजन सॉल्व करेंगे। समायोजन देखेंगे और जिस पे जो रिलेटेड है वहाँ टिक मार्क करेंगे। तो सबसे पहला समायोजन आपको दिया अंतिम स्टॉक, जो आपके इसमें दिया गया नहीं है, तो इसकी एंट्री दो जगह दी जाएगी डायरेक्ट। यंत्र और मकान की घिसाई है, तो यंत्र और मकान में टिक मार्क कर देंगे। 10,000 का देनदार दिवालिया घोषित हुआ है और उसके रिसीवर से रकम मिलने के लिए कहा गया है। तो देनदार यानी कि देनदार यहाँ पर ग्राहक दे रखा है हमें, और डूबत ऋण दिवालिया हुआ है, रकम मिलेगी तो डूबत ऋण है, तो डूबत ऋण का फॉर्मेट तैयार करके डूबत ऋण में एंट्री देंगे हम। फिर है बैंक ऑर्डर पर 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है, तो BOD आपको दिया गया है। इस सवाल में बैंक खाता और रोकड़ खाता दिया है, मतलब बैंक खाता है ये, जमा बाकी मतलब आपका BOD है, रोकड़ खाता यानी रोकड़ है, शेष है। उसके बाद है 2,000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है, तो बिक्री वापसी बही में तो बिक्री से रिलेटेड यानी बिक्री पे भी टिक मार्क आएगा और ग्राहक पे भी टिक मार्क आएगा, दोनों में एक एक एंट्री दी जाएगी इसकी। और खरीदी और बिक्री के साथ साथ एक सवाल में एक चीज़ और दे रखी है आपको, माल वापसी दे रखी है, यानी खरीद वापसी भी है और बिक्री वापसी भी है, मतलब खरीदी और बिक्री को अंदर की तरफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है पूंजी और आहरण। इस सवाल में हमें चालू खाता कहीं दिया गया नहीं है, सॉरी चालू खाता दिया है, तो हम व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, पूंजी खाता, चालू खाता और पक्की तल पर तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको दिए है पूंजी। पूंजी आप पूंजी खाते के जमा पक्ष में दर्शाएंगे। जो जमा बाकी होती है 2,80,000 और 2,20,000। फिर दिया गया है आहरण। आहरण है, आहरण चालू खाते में लिखा जाएगा 31/3/17, आहरण खाते 3,000 और 4,500। खरीदी और बिक्री दोनों दे रखी है आपको, तो खरीदी की हमेशा उधार बाकी होती है। 80,000 हमने अंदर की साइड लिखा है क्योंकि हमें साथ में माल वापसी भी दे रखी है। बिक्री है, बिक्री पे दो टिक मार्क है, एक माल वापसी वाला है और एक समायोजन वाला है। तो बिक्री हमने 1,20,000 जिसकी जमा बाकी होती है अंदर लिख ली और इसकी एंट्री बाद में करेंगे हम। फिर दिया आपको विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च हम लिखते हैं लाभानी खाते में 7,000। जावक माल गाड़ी भाड़ा ये भी हम लाभानी खाते में लिखेंगे। यंत्र और ऑफिस, यंत्र और ऑफिस पक्की तलपट में लिखा जाएगा यंत्र और ऑफिस, लेकिन साथ में नीचे हमें ऑफिस यंत्र की खरीदी भी दे रखी है, तो खरीदी इसमें जोड़ दी जाएगी। प्लस खरीदी यंत्र ऑफिस 1,50,000, खरीदी जोड़ेंगे 40,000, तो टोटल हो जाएगा 1,90,000। और घिसाई भी गिननी है हमें, तो एक लिट्टी छोड़कर डैश करेंगे। फिर दिया है मकान। मकान पे भी 2,50,000, एक लिट्टी छोड़कर डैश। ऑफिस वेतन है, तो ये लिखा जाएगा लाभानी खाते में 15,000। ग्राहक और व्यापारी, व्यापारी मतलब होता है लेनदार, जो हम पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे 35,000 जिसकी जमा बाकी होती है। ग्राहक है, ग्राहक देनदार 25,000 और इसमें 2-3 लिट्टी छोड़कर 3-4 लिट्टी छोड़कर डैश कर देंगे। फिर है माल वापसी। माल वापसी ध्यान देंगे, दो तरह की माल वापसी, एक खरीद वापसी और एक बिक्री वापसी है। तो खरीदी की उधार बाकी होती है, खरीद वापसी की जमा बाकी होती है। तो जमा बाकी 14,000 माइनस करेंगे खरीदी में से 14,000 और बाहर इसकी एंट्री लिख देंगे 66,000। और बिक्री वापसी की होती है उधार बाकी 16,000 माइनस किया हमने, तो आया 1,04,000। उसको अंदर की साइड ही लिखेंगे क्योंकि अभी एक समायोजन इसमें बाकी है। फिर है तौलाई। व्यापार खाते के उधार पक्ष में 450। मन की लोन दायित्व है हमारा, मन की लोन 10,000 पक्की तलपट में दर्शाएंगे। कस्टम ड्यूटी व्यापार खाते में लिखा जाएगा 1,300
माल स्टॉक 1/4/16 तारीख दे रखी है, यानी प्रारंभ की तारीख है 42,000। व्यापार खर्च लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। दत्त मजदूरी और मजदूरी की उधार बाकी होती है, और मजदूरी ये व्यापार खाते से रिलेटेड है, तो मजदूरी व्यापार खाते के उधार पक्ष में 750। और अदत्त मजदूरी, अदत्त मतलब चुकाना बाकी मजदूरी, इसको लिखेंगे पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में। पूर्वदत्त कमीशन, पूर्वदत्त मतलब मिलना बाकी कमीशन, पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में उधार बाकी है 350 लिखेंगे। बैंक खाता और रोकड़ खाता, दो बाकी आपको दे रखी है, तो रोकड़ खाता की होती है उधार बाकी 20,700, और बैंक खाता की होती है जमा बाकी जो दी है 3,000 आपको, जिसको बीओडी भी कहते हैं हम। फिर है लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज आपको दे रखा है, देखो लोन दे रखी है आपको, लोन पर ब्याज भी दे रखा है। पहले तो लोन पर ब्याज हम अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले लोन पे कितना ब्याज है उसकी गणना करनी पड़ेगी, जो दिया गया है वो राइट है कि नहीं, कम है ज़्यादा है, वो बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर है 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, विनियोग हम लिखते हैं संपत्ति लेना पक्ष में, और ये एक गर्भित समायोजन भी है क्योंकि विनियोग है, तो विनियोग पर ब्याज भी हमें गिनना पड़ेगा। फिर चालू खाता दिया है आपको, चालू खाते की दो बाकी आपको दी गई है। सबसे पहले मन की दी गई है उधार बाकी, तो शेष आगे लाए 8,000, और मोहन की दी है जमा बाकी, शेष आगे लाए 12,000। तो इतनी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे समायोजन। समायोजन नंबर 1 देखेंगे। अंतिम स्टॉक की कीमत 80,000 है, जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है। और 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि अंतिम स्टॉक जब हम कैलकुलेशन करते हैं, हमें अंतिम स्टॉक एक आपका दे रखा है 80,000, और दूसरे में आपको कहा है कि जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है, ये आपको मूल कीमत दे रखा है, और बाजार कीमत आपको निकालना है। बाजार कीमत 10% अधिक, यानी इससे 10% यानी 80,000 का 10% हो गया 8,000, अधिक है मतलब 88,000 हो गया। और हम जानते हैं कि दोनों में से जो कीमत सबसे कम होती है वो अंतिम स्टॉक में ली जाती है। ऐसे तो ये समायोजन देखते ही हमें पता चलेगा कि अंतिम स्टॉक की कीमत 80,000 ही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से जो कीमत कम है वो हमें ध्यान में लेना होता है, जो आप 11वीं में भी सीख कर आए हो। तो अंतिम स्टॉक कितना होगा हमारा 80,000, जिसकी दो एंट्री हम करेंगे अंतिम स्टॉक की। एक आएगा संपत्ति लेना में पक्की तलपट में अंतिम स्टॉक लिखेंगे, और दूसरी एंट्री आएगी आपकी व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे अंतिम स्टॉक 80,000 रुपये। ये आपका पहला समायोजन हो गया कंप्लीट। फिर आपको दिया है यंत्र और मकान पर 10% की दर से घिसाई गिनी। अब यंत्र आप देखिए, यंत्र कितना है आपका 1,50,000 हमने लिखा था। उसके बाद हमने खरीदी की है, ऑफिस यंत्रों की खरीदी 1/4/16 को खरीदी है, मतलब ये भी वर्ष की शुरुआत में ही खरीदी की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दोनों यंत्र, ये तो बाकी पहले से दे रखी थी हमें, और दूसरा यंत्र जो 40,000 का था हमने इस वर्ष की शुरुआत में ही दूसरा यंत्र खरीदा। तो टोटल अब यंत्र हमारे पास हो गए 1,90,000। अब उस पर हमें घिसाई गिननी है, माइनस घिसाई करेंगे तो 10% आपको घिसाई गिननी है, तो आपकी घिसाई हो जाएगी 19,000। और ये यहाँ से हम माइनस कर देंगे। इसकी दूसरी एंट्री आप देंगे लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे यंत्र की घिसाई। यंत्र की घिसाई यहाँ पर लिखी है हमने, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है ऑफिस, और ऑफिस ये लाभ हानि खाते से रिलेटेड होता है, इसलिए ऑफिस यंत्र की घिसाई यहाँ पर लिखेंगे 19,000 रुपये। अगर यही यंत्र वर्ष दौरान बीच में खरीदा गया होता तो हम घिसाई फिर अलग अलग गिनते, इसकी पूरे साल की गिनते और इसकी जितने महीने की आती उतने महीने की गिनते। पर यहाँ पर ये वर्ष की शुरुआत में ही खरीद लिया गया है, इसलिए दोनों यंत्रों को प्लस करके और उस पर 10% हमने घिसाई गिनी, जो आया आपका 19,000, और ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,71,000 रुपये। अब आगे का सवाल देखिए, आगे का समायोजन देखेंगे। आपको दिया है तीसरा 10,000 का एक देनदार दिवालिया हो गया, उसके रिसीवर के पास से सूचना मिलेगी उसके पास से अंतिम डिविडेंड के रूप में 50% रकम मिलेगी, डूबत ऋण अनामत 5% रखिए। इस समायोजन को करने से पहले ये समायोजन हम थोड़ी यानी सारे समायोजन कंप्लीट करने के बाद करेंगे, क्योंकि हमें नीचे बिक्री वापसी बही का
समायोजन एक सॉल्व करना है। जब तक ये समायोजन सॉल्व नहीं होगा लास्ट वाला, तब तक ये हम कर नहीं पाएंगे। तो हमें आगे का समायोजन देखना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है। बीओडी पर ब्याज चुकाना है, तो बीओडी आपको दे रखी है, तो बीओडी पर चुकाना बाकी ब्याज 3000 आपका बीओडी है, और बीओडी पे आपको 10% की दर से ब्याज चुकाना है। तो आपका आएगा बीओडी पे 3000 का 10% यानी 300 रुपये। और इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर देंगे, बीओडी पर चुकाना बाकी ब्याज 300 रुपये। अब आगे का समायोजन देखेंगे। 5वां नंबर का समायोजन जो दिया गया है आपको, 2000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है। मतलब जो 2000 का माल था वो बिक्री वापसी बही में इन्होंने लिखा नहीं है, वो लिखना रह गया है। तो सबसे पहले इसकी दो जगह नोट होगी। एक तो हम करेंगे माइनस इसमें से, बिक्री में से नहीं लिखी बिक्री वापसी, जो बिक्री में से हम माइनस कर देंगे। जो लिखा गया नहीं है, बिक्री वापसी है, बिक्री नहीं है। ये अगर बिक्री होती तो हम प्लस करते, ये बिक्री वापसी, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखी बिक्री वापसी, माइनस करेंगे 2000 रुपये। तो बाहर आ जाएगा आपका 1,02,000। और दूसरी एंट्री हम देंगे देनदार में से, फिर माइनस करेंगे। बिक्री में से माइनस किया तो हमें देनदार में से भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे नहीं लिखी बिक्री वापसी, जो हमने नहीं लिखी है 2000 रुपये। तो 2000 यहाँ माइनस करेंगे तो नीचे आएगा आपका 23,000 रुपये। अब ये समायोजन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद तीसरा समायोजन जो हमने बाकी रखा था वो कंप्लीट करेंगे। 10,000 का एक देनदार दिवालिया हो गया है। मतलब 10,000 का एक देनदार जो था, अब उसके पास कुछ भी रकम बची नहीं है। मतलब एक पैसा उसके पास है नहीं, वो देने लायक है नहीं, दिवालिया हो गया है। तो देनदार अब हमारे कितने बचे आपके पास? 23,000 रुपये। अब आपको कहा है कि उसके रिसीवर के पास से सूचना मिली कि उसके पास से अंतिम डिविडेंड के रूप में 50% रकम मिलेगी। मतलब उसका रिसीवर जो था, उसके साथ में जो था, उससे हमने पता करवाया, तो उसके रिसीवर ने कहा कि उससे सिर्फ मात्र 50% रकम आपको मिलेगी। मतलब 10,000 का 50% हो गया आपका, जिसे हम कहेंगे डूबत ऋण। 10,000 में से 50% रकम आपकी हो गई, डूब गई, डूबत ऋण हो गया। तो 5,000, और 5,000 आपको मिलने की आशा है। मतलब 5,000 आपके डूब गए, तो डूबत ऋण कितना हो गया? 10,000 का 50%, यानी 5,000 आपका डूब गया। 10,000 50% मिलेगी, यानी 50% डूब गया, यानी डूबत ऋण हो गया आपका 10,000 का 50%, 5,000। जो 23,000 में से 5,000 घटाएंगे तो आएगा 18,000। अब इसकी दूसरी एंट्री हम कहाँ लेंगे? डूबत ऋण का फॉर्मेट तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर फॉर्मेट तैयार किया नहीं है, तो यहाँ फॉर्मेट हम तैयार कर लेंगे। डूबत ऋण सत प्लस डूबत ऋण स प्लस डूबत ऋण अनामत स, और नीचे आएगा आपका माइनस डूबत ऋण अनामत स ता। सकल तलपट में कोई एंट्री डूबत ऋण की नहीं है, मात्र आपका डूबत ऋण स है। तो डूबत ऋण स आपको दिया गया है 5,000 रुपये। सत में कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर डैश करेंगे। अब आपको क्या कहा गया है कि डूबत ऋण अनामत 5% रखिए। डूबत ऋण अनामत आपको 5% रखनी है। तो डूबत ऋण अनामत हम किस पे गणना करते हैं? हमने पहले भी बताया कि डूबत ऋण अनामत जो रकम बचती है उसका 5% के रूप में गणना करेंगे। पर यहाँ पर ध्यान देंगे, गलती यहीं पर की होती है सबकी। यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि दिवालिया कितने हो रहे हैं? 10,000 के देनदार। ठीक है। अब रिसीवर के पास से सूचना मिली 50% रकम मिलेगी।
आशा है लेकिन मिली नहीं है। इसीलिए इसका मतलब है हम कैलकुलेशन 23,000 में से 10,000 यानी अब देनदार हमारे 13,000 के बने, यानी 13,000 पे ही डूबत ऋण अनामत की गणना करेंगे हम 5% की दर से। यानी आप गणना करेंगे 13,000 का 5%, न कि 18,000 का 5%। अगर आप 18,000 का 5% कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 650 रुपये, जो यहाँ से माइनस कर देंगे हम तो बाहर आएगा आपका 17,350 रुपये। और डूबत ऋण अनामत की दूसरी एंट्री हम ये फॉर्मेट में करेंगे डूबत ऋण अनामत स में, जो आएगा आपका 650 रुपये। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और ये सवाल बोर्ड में भी पूछा गया है और गलती ज़्यादातर अक्सर इस चीज़ में ज़्यादातर हुई है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दे रखी है कि आपको डूबत ऋण तो हुआ, डूबत हुई, रकम डूब तो गई, लेकिन आशा थी जितने की वो हमने इसकी एंट्री यहाँ पर कर दी। लेकिन इतनी एंट्री की है, इतनी आशा है, पर अभी वो रकम हमें मिली नहीं है, इसीलिए हमने देनदार में से 10,000 माइनस कर दिया। हमारे वार्षिक हिसाबों में हमने 10,000 माइनस करके 13,000 पर अनामत रखी 5% की दर से। मिलना न मिलना वो बात की बात है। अगर मिल गई होती तो हम 18,000 पे ही गणना कर लिए होते, लेकिन अभी हमें मिला कुछ भी नहीं है, इसीलिए आई रकम 650 रुपये। अब ये हो गया आपका समायोजन कंप्लीट, जो आपको नीचे दे रखा था। अब आपकी बारी आती है गर्भित समायोजन के। पूंजी और आहरण में कोई आपको दिया गया नहीं कुछ भी, इसलिए आपको गणना करनी नहीं है, कोई भी प्रतिशत नहीं दिया है। और करार पत्र के अनुसार कुछ भी न दिया हो तो न पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे न आहरण पर। फिर अब बारी आती है 1,416 इसकी घिसाई भी आपने गिन ली है। फिर यहाँ पर है मन की लोन। मन की लोन है, साझेदार है मन हमारा, और उसकी रकम आपको दी है 10,000। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 10,000 का 6% की दर से ब्याज गिने जाएगा। तो 10,000 का 6% होता है 600 रुपये, ठीक है, लोन का ब्याज। अब हमने लोन पर ब्याज हमें दे रखा है, लेकिन कितना रुपए दिया है? 400 रुपये। तो अभी कितना बाकी रहा चुकाना? बाकी 200, यहाँ प्लस करेंगे तो बाहर आएगा आपका 600 रुपये। और उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर देंगे, मन की लोन पर चुकाना बाकी ब्याज, जो आएगा आपका 200 रुपये। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर सब चीज़ कंप्लीट हो गई है, लोन पर ब्याज ये कंप्लीट कर लिया। अब 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग दिया है आपको। विनियोग हम यहाँ पर विनियोग संपत्ति लेना पक्ष में लिखा जाता है। और 30,000 का 8% होता है 2,400 विनियोग पर ब्याज। तो अभी ब्याज हमें मिला नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज, जो आएगा आपका 2,400 रुपये। और इसकी दूसरी एंट्री देंगे लाभानी खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग पर ब्याज, जो आएगा आपका 2,400 रुपये। अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ कंप्लीट होती है। लाभानी वितरण खाते में एक भी एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी एंट्री से रिलेटेड आपको दे नहीं रखी है। अगर हम लाभानी वितरण खाता न भी बनाए तो चले, लेकिन वार्षिक हिसाब के नियम के अनुसार हमें ये खाता तैयार करके वितरण पात्र लाभ और वितरण पात्र हानि की गणना करनी पड़ती है, जो यहाँ पर लिखा जाता है। इस साझेदार के पूंजी खाते में भी एक भी एंट्री नहीं है, सिर्फ बाकी दे रखी है, क्योंकि ये स्थिर पूंजी खाता पद्धति है और जो भी एंट्री आई होगी वो सब चालू खाते में जाती है। तो अब हम बंद करेंगे हमारा खाता। तो सबसे पहले हम बंद करेंगे व्यापार खाता। तो व्यापार खाते का टोटल आएगा आपका यहाँ पर 1,82,000, और इसमें से उधार की एंट्री हम माइनस करेंगे तो ये आएगी 71,500, जो कहलाएगी सकल लाभ, और जिसको हम कहाँ ले जाते हैं? लाभानी खाते में। तो सकल लाभ यहाँ पर लिख दिया जाएगा 71,500। अब हम लाभानी खाता बंद करेंगे। लाभानी खाता बंद करेंगे तो एक बार एवरेज एंट्री देख लेंगे किस तरफ की एंट्रियां ज़्यादा हैं। तो एंट्री आपकी है 71,500, 2,400,
यहाँ पे 7,850, 15,000, 1,300, 600, 19,000 और 300, 5,650। इसको भी बाहर निकालेंगे। अभी एक हमारा बाकी रह गया है। यंत्र पे तो हमने घिसाई गिन ली थी, पर मकान पर घिसाई हमारी बाकी रह गई है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम है। तो मकान पे घिसाई हमें 10% की दर से गिननी है, जो आएगा हमारा 25,000 रुपये। यहाँ पे माइनस करेंगे 2,25,000। तो इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर हम देंगे मकान की घिसाई। हमारे यहाँ जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख देंगे मकान की घिसाई 25,000। और ये सारी एंट्री हम बाहर निकाल देंगे। डूबत ऋण की यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो यह आ जाएगा 5,650। और डैश करेंगे तो बाहर भी आ जाएगा आपका, माइनस कुछ करने जैसा है नहीं, तो बाहर आएगा 5,650। अब इसकी एंट्री एवरेज देखने पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा है उधार की तरफ, तो उधार की तरफ का टोटल आपका आएगा 74,700। इसमें से जमा की एंट्री माइनस करेंगे 71,500 और 2,400, तो टोटल आएगा आपका 800 रुपये, जो कहलाएगा आपका शुद्ध हानि। और जिसको हम कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में। यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा। और हानि के लिए आपको दिया गया है, सवाल में बांट देंगे, तो लाभ हानि वितरण खाते का ये वितरण पात्र हानि आएगी 800 रुपये, जो साझेदारों के बीच में हम समान अनुपात में बांटेंगे, मन और मोहन। तो 800 को बांटेंगे तो आएगा 400, 400 बाहर आएगा 800। और इस वितरण पात्र हानि को कहाँ ले जाएंगे, चालू खाते के उधार पक्ष में। 31/3/17 वितरण पात्र हानि, मन की 400 और मोहन की 400। ये हो गया आपका लाभ हानि वितरण खाता भी बंद। अब आपको पूंजी खाता बंद करना है। पूंजी खाता में भी वही एंट्री सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी जाएगी, क्योंकि कुछ भी एंट्री एक्स्ट्रा ही नहीं है। तो 2,80,000, 2,20,000, यहाँ 31/3/17 शेष आगे ले गए 2,80 और 2,20,000। इसकी दूसरी एंट्री हम पूंजी खाता यहाँ पर दी जाएगी। पूंजी खाता मन का 2,80 और मोहन का 2,20,000, टोटल कर देंगे बाहर, जो आएगा 5 लाख। अब बंद करेंगे हम चालू खाता। चालू खाते में सबसे पहले देखेंगे मन और मोहन में। तो मन में एक भी एंट्री आपको यहाँ पर मन में दी नहीं गई है। मन का टोटल आएगा सबसे ज़्यादा यहाँ का उधार साइड का, तो ये हो जाएगा 11,400। डिफरेंस आपका आएगा जमा पक्ष में, यहाँ लिखा जाएगा 31/3/17 शेष आगे ले गए 11,400। मन की उधार बाकी आई है, तो इसी के साथ यहाँ पर भी उसकी रकम लिख दी जाएगी उधार की। तो यहाँ हम लिखेंगे मन का चालू खाता 11,400। और मोहन का है वो जमा बाकी है, ज़्यादा जमा साइड की एंट्री है, रकम ज़्यादा है, तो ये आएगा 31/3/17 शेष आगे ले गए 12,000 में से 4,900 माइनस करेंगे तो रकम आएगी आपकी बाकी 7,100। ये जमा बाकी है, तो यहाँ लिखा जाएगा मोहन के चालू खाता 7,100।
अब एक एवरेज एंट्री देख लेंगे कि सबकी बाहर दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर किसी की अंदर है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। सबकी एंट्री हमने बाहर निकाल ली है। तो अब इसका टोटल करेंगे और टोटल इसका आएगा 5,58,200 और उधार साइड का भी टोटल आएगा आपका 5,58,200। इस सवाल में एज इट सब एंट्रियां एक जैसी थी जो हमने पहले देखी सुनी, लेकिन उसमें सिर्फ एक एंट्री जो 3rd नंबर की है वो समझने लायक है और सवाल में कितनी बार ये पूछा भी गया है बोर्ड में, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और इसको ध्यान से समझेंगे कि आपको देनदार दिवालिया तो दिया गया है, लेकिन डूबत ऋण अनामत की गणना में इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे आप लोग। पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। संत और महंत 3-2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/17 के रोज की सकल तलपट और समायोजन पर से वार्षिक हिसाब आपको तैयार करना है। लाभानी बांटना है आपको 3-2 में, तो 3-2 में बांटेंगे। ये आपको अनुपात दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समायोजन देखते जाएंगे और टिक मार्क करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समायोजन में पहला समायोजन दे रखा है आपको। माल का स्टॉक है 85,500 का, जो अंतिम स्टॉक है, और आपको अंतिम स्टॉक यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो इसकी अलग से एंट्री हम 2 जगह करेंगे, व्यापार खाते में और संपत्ति लेना में। फिर आपको प्लांट यंत्र पे 15%, तो प्लांट यंत्र में टिक मार्क कर लिया। अब प्लांट यंत्र आपको 3 जगह दे रखा है, एक वृद्धि दी है, जमा तरफ आपको बिक्री दी है, तो इस सब का कैलकुलेशन हमको करना है। फिर आपको फर्नीचर फिटिंग्स पे घिसाई गिननी है, जो हमने टिक मार्क कर लिया। देनदारों पर 2000 डूबत ऋण अनामत रखना है, तो देनदार पे हमने टिक मार्क कर लिया है, आपको देनदार दिया गया है, और साथ में हमने डूबत ऋण पे भी टिक मार्क कर लिया। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदार की पूंजी पर ब्याज हमने पूंजी पर टिक मार्क कर लिया। अदत्त खर्च दिया है, अदत्त खर्च मतलब चुकाना बाकी खर्च। उत्पादक मजदूरी, उत्पादक मजदूरी आपको दी है, टिक मार्क किया। विज्ञापन खर्च दिया है, टिक मार्क कर दिया। ऑफिस वेतन दिया है, यहाँ पे टिक मार्क हो गया। टेक्निकल खर्च आपको दिया है, वो टेक्निकल खर्च पे भी हमने टिक मार्क कर लिया। मतलब इतनी चीज़ आपको समायोजन में दे रखी है, हमने सब टिक मार्क करके अब हम एंट्री की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उधार की तरफ से शुरुआत करेंगे। आहरण आपको दिया है, कौन कौन से खाते बनाने हैं, तो चालू खाता यहाँ पर दिया गया हमें नहीं है। व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट ही तैयार होगा यहाँ पे। सबसे पहले आहरण दिया है। अब आहरण हम पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे 31/3/17, 7,000 और 3,000। फिर दिया आपको प्लांट और यंत्र, संपत्ति लेना में लिखा हमने 33,300। अब इसके बाद हमें तुरंत दिया गया है वृद्धि। वृद्धि मतलब खरीदी हुई होगी, लेकिन इससे पहले 1/7/2016 को इन्होंने खरीदी की है, लेकिन इससे पहले इन्होंने यंत्रों को बेचा भी है, और बेचा कब है? 1/4/16 को, मतलब स्टार्टिंग में ही जब वर्ष की शुरुआत हुई तब इन्होंने कुछ प्लांट यंत्रों को बेच दिया, और जिसकी बही कीमत थी 6,900 रुपये। तो सबसे पहले हम बिक्री लिखेंगे 6,900 रुपये। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तारीख आपको दी गई है 1/4/16 की, और 1/4/16 नहीं प्रारंभिक बाकी है, तो 33,300 में 6,900 माइनस करेंगे तो 26,600 के, अब 26,400 के यंत्र बचे हैं। और अब प्लांट यंत्र में वृद्धि हुई है 1/7/2016 को, जो हमने खरीदी की है, तो अब हम खरीदी यहाँ दर्शाएंगे 1/7/16, 24,000। अब हमारे प्लांट और यंत्र कितने हुए? 50,400 के, जो अभी अंदर ही रखेंगे क्योंकि अभी हमारा समायोजन इस पर बाकी है घिसाई का। फिर फर्नीचर फिटिंग्स हमने लिख लिया 2,560, टिक मार्क एक लिटी छोड़कर डैश। देनदार हैं 64,940 के, एक लिटी छोड़कर डैश। विज्ञापन खर्च लाभानी खाते में हमने लिखा विज्ञापन खर्च एक लिटी छोड़कर डैश। रोकड़ शेष बैंक है, उधार बाकी है, इसीलिए रोकड़ शेष बैंक लिखा 8,496। फिर है खरीदी में कोई आपको समायोजन नहीं है, इसलिए सीधे बाहर 1,81,168। उत्पादक मजदूरी, और उत्पादक मजदूरी हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? व्यापार खाते के उधार पक्ष में, एक लिटी छोड़कर डैश।
बिजली खर्च है कारखाने का है। अब ध्यान देना, बिजली खर्च ऐसे तो लाभानी खाते में लिखा जाता है, लेकिन ये बिजली खर्च कोष्ठक में आपको दिया है कारखाना, और कारखाने से जितने भी रिलेटेड जो भी एंट्रियां होती है वो सब व्यापार खाते में जाती है, क्योंकि कारखाने में उत्पादन होता है और उत्पादन जहाँ होगा वो व्यापार खाते से रिलेटेड होगा। तो बिजली खर्च आएगा कारखाने का। व्यापार खाते के उधार पक्ष में 4,296। भाड़ा कर ऑफिस का देखो दे रखा है, ऑफिस यानी लाभानी खाते से रिलेटेड है, तो भाड़ा कर ऑफिस का 872। फिर तुरंत दूसरे नीचे दिया है भाड़ा कर कारखाना, तो कारखाना हमने कहाँ लिखा है, भाड़ा कर कारखाना व्यापार खाते में 9,384। फिर दिया आपको टेक्निकल खर्च, और टेक्निकल खर्च कहाँ पर होता है, व्यापार खाते में, जहाँ टेक्निकल काम हो रहा है, जहाँ यंत्र वगैरह है, तो वो भी आएगा व्यापार खाते के उधार पक्ष में 400 अंदर की साइड एक लिटी छोड़कर डैश। फिर है प्रारंभिक स्टॉक, व्यापार खाते के उधार पक्ष में सबसे ऊपर लिखा जाएगा 33,696। फैक्ट्री खर्च है जो व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे 1,780। ऑफिस वेतन जो लिखा जाएगा लाभानी खाते के उधार पक्ष में एक लिटी छोड़कर डैश। दिया बट्टा है, और दिया बट्टा कहाँ लिखते हैं हम, लाभानी खाते के उधार पक्ष में 4,800। आवक माल गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के उधार पक्ष में 1,700। डूबत ऋण है, अब डूबत ऋण का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे हम, 836 डूबत ऋण सतह में लिखा जाएगा। ऑफिस खर्च लाभानी खाते के उधार पक्ष में 2,072। ये हुआ आपका उधार साइड की एंट्रियां। अब जमा साइड की एंट्री करेंगे। पूंजी खाता आपको दे रखा है संत महंत का 80,000 40,000। फिर है लेनदार पक्की तलपट में लिखा जाएगा पूंजी दायित्व में 48,000। प्लांट यंत्र का विक्रय आया, देखिए तो प्लांट यंत्र का 6,900 की बही कीमत का यंत्र था और उन्होंने बेचा कितने में है, 4800 में, यानी कम में बेचा है, यानी इसका मतलब हुआ प्लांट यंत्र की बिक्री से नुकसान, और ये नुकसान हम लिखेंगे प्लांट यंत्र की बिक्री से नुकसान लाभानी खाते के उधार पक्ष में, क्योंकि नुकसान है और नुकसान की एंट्री हमेशा लाभानी खाते के उधार पक्ष में लिखी जाती है। जहाँ लिखेंगे प्लांट यंत्र की बिक्री से नुकसान। 6,900 का यंत्र था, 4800 में बेचा गया, तो हमें कितने का नुकसान हो गया, 2,100 का, 2,100 का हमें नुकसान हो गया। अब आगे देखेंगे, बिक्री हुई है ये हमने कर दिया, और बिक्री हमने यहाँ पे दर्शा भी ली है 6,900। फिर दिया गया है ज्ञानी के पास से 5% की ली लोन, 5% की लोन है जो हमने पूंजी दायित्व में लिखेंगे 10,000। और फिर दिया गया है कमीशन है 800, और जमा बाकी है, यानी ये आएगा प्राप्त कमीशन है लाभानी खाते के जमा पक्ष में 800 लिख दिया। ये हो गई एंट्री आपकी पूरी। अब देखेंगे हम समायोजन में सबसे पहला समायोजन 31/3/17 के रोज माल का स्टॉक 85,500 का था, तो ये अंतिम स्टॉक है, और अंतिम स्टॉक की 2 जगह एंट्री की जाती है। पहली आप करेंगे व्यापार खाते के जमा पक्ष में 85,500, और इसकी दूसरी एंट्री आएगी संपत्ति लेना में अंतिम स्टॉक 85,500। प्लांट यंत्र पर 15% की दर से घिसाई गिननी है, तो सबसे पहले प्लांट यंत्र देखेंगे। प्लांट यंत्र हमारे थे 33,300 के, अब उसमें से बिक्री हो गई 6,900 की, प्रारंभ में ही हो गई, तो अब हमारे पास प्लांट यंत्र कितने बचे, 26,400 के, और 26,400 पे पूरे वर्ष की घिसाई हम गिनेंगे 15% की दर से, तो होगा 3,960। अब दूसरा यंत्र हमने खरीदा है 24,000 का 1/7/2016 को, अर्थात 9 मास की घिसाई होगी 1/7/16 से 31/3/17 तक, तो 9 मास की घिसाई गिनेंगे 24,000 गुणे 15/100 गुणे 9/12 2700 की घिसाई, यानी टोटल घिसाई कितनी हो गई 3,960 प्लस 2700 यानी 6,660 रुपये होगी टोटल घिसाई किसकी, प्लांट और यंत्र की। जो प्लांट और यंत्र में से माइनस कर देंगे, माइनस घिसाई 6,660 रुपये, जो माइनस कर देंगे इसमें से तो आएगा 43,740। और इसकी दूसरी एंट्री हम कहाँ देंगे, प्लांट यंत्र की घिसाई लाभानी खाते के उधार पक्ष में। और यहाँ पर इस सवाल में प्लांट यंत्र की घिसाई व्यापार खाते में दी जाएगी, क्योंकि
आपको जो प्लांट यंत्र है वो कारखाने से रिलेटेड है, इसलिए प्लांट यंत्र की घिसाई व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखी जाएगी 6,660 रुपये। क्योंकि जो भी प्लांट यंत्र है वो कारखाने में ही होता है, इसलिए कारखाने में ही इसकी एंट्री व्यापार खाते में उधार पक्ष में दी जाएगी 6,660 रुपये। फिर है फर्नीचर फिटिंग्स पर 7.5% की दर से घिसाई गिननी है। फर्नीचर फिटिंग्स आपका है 2,560, उस पर घिसाई गिनेंगे 7.5% की दर से, तो आएगा 192 रुपये, माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 2,368। और इसकी दूसरी एंट्री देंगे फर्नीचर फिटिंग्स पे घिसाई लाभानी खाते के उधार पक्ष में। फर्नीचर पर घिसाई ये दी आपको 192 रुपये। अब है देनदारों पर 2,000 डूबत ऋण अनामत रखना है, माइनस करेंगे डूबत ऋण 2,000, 62,940। और दूसरी एंट्री डूबत ऋण सत आपको दिया था, आपका यह है डूबत ऋण। फिर से आपको डूबत ऋण अनामत रखना है, डूबत ऋण अनामत है, डूबत ऋण अनामत स में इसकी एंट्री देंगे जो आपको दे रखी है 2,000, न स है न अनामत सत है। अब आगे देखेंगे साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज देना है, तो ब्याज यहाँ दिया जाएगा 31/3/17। पूंजी पर ब्याज 80,000 का 6%, तो 80,000 का 6% निकालेंगे तो ये आएगा 4,800, और 40,000 का 6% आएगा 2,400। और इसकी दूसरी एंट्री लाभानी वितरण खाते में दी जाएगी। पूंजी पर ब्याज संत का 4,800 और महंत का 2,400, 7,200 टोटल पूंजी पर ब्याज। ये दो एंट्री हो गई। अब आपको दिया है अदत्त खर्च, उत्पादक मजदूरी, तो उत्पादक मजदूरी आपको कहाँ दे रखी है, व्यापार खाते में प्लस अदत्त, अदत्त मतलब चुकाना बाकी, 784 प्लस करेंगे 46,056 रुपये। अब चुकाना बाकी खर्च, दूसरी एंट्री आपकी आएगी पूंजी दायित्व पक्ष में, चुकाना बाकी लिखा जाए या अदत्त लिखा जाए। सारी एंट्री साथ में है तो हम साथ में यहाँ पे लिख देंगे। उत्पादक मजदूरी आपको कितनी चुकानी है, 784। विज्ञापन खर्च कितना आपको चुकाना है, 312। ऑफिस वेतन है 400, और टेक्निकल खर्च है 320। इसका टोटल हम सीधे बाहर ले जाएंगे जो आएगा 1,816। अब इससे रिलेटेड जो जो एंट्री है वहाँ वहाँ प्लस करेंगे। हमने उत्पादक मजदूरी में प्लस कर दिया है, अब विज्ञापन खर्च में प्लस करना है। यहाँ करेंगे अदत्त खर्च 312, 13,560 रुपये। फिर आएगा आपका ऑफिस वेतन, ऑफिस वेतन में 400 प्लस करेंगे, प्लस अदत्त वेतन 400, 9,180। फिर है टेक्निकल खर्च में प्लस करेंगे अदत्त खर्च 320, ये हो जाएगा 720 रुपये। यानी जिसकी जहाँ पर एंट्री थी हमने टोटल वहाँ पर एंट्री सारी सभी की कर दी है। अब एक बार गर्भित समायोजन हम देख लेंगे कि कहीं है नहीं, इसका हमने कर लिया, घिसाई गिननी थी हमें, लोन वगैरह भी हमें दे नहीं रखा है। हाँ, एक लोन आपको दे रखी है, ज्ञानी के पास से ली 5% की लोन, ज्ञानी के पास से लोन ली है तो 10,000 का 5%, और लोन है 1/10/16 से, तो यहाँ पर लोन का ब्याज लिखेंगे, ज्ञानी की लोन का ब्याज 6 महीने का ब्याज गिनती करेंगे, 10,000 गुणे
5/100 गुणे 6/12, तो ये आएगा 250 रुपये। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर देंगे हम? लाभानी खाते के उधार पक्ष में, यानी कि लोन पर ब्याज 250 रुपये। और कहीं भी गर्भित समायोजन है नहीं, अब हमें खाते डायरेक्ट बंद करने हैं, और जो भी एंट्री अगर अंदर की साइड है तो उसको प्लस माइनस करके बाहर निकालेंगे। तो सारी एंट्री हमारी बाहर है। सबसे पहले जमा तरफ का टोटल देखेंगे तो जो आएगा हमारा 3,53,500। अब उसमें से उधार की एंट्री हम माइनस करेंगे, तो उधार की एंट्री माइनस करेंगे तो ये आएगा सकल लाभ, जो आएगा आपका 68,040, और इसको हम ले जाएंगे लाभानी खाते के उधार पक्ष। सकल लाभ आपका है 68,040, जो हम ले जाएंगे लाभानी खाते के जमा पक्ष में। इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 68,840। अब उधार तरफ अगर एंट्री कोई अंदर रह गई है, ये डूबत ऋण की एंट्री अंदर है, तो ये 2,836, और इसकी एंट्री नहीं, इसलिए सीधे ये बाहर आएगा। अब इसको ये सारी डिटेल इसमें से माइनस करेंगे, तो 68,840 में से ये सारी डिटेल माइनस करेंगे तो शुद्ध लाभ आपका आएगा 32,978, जो कहलाएगा शुद्ध लाभ। और इसको ले जाएंगे हम लाभानी वितरण खाते के जमा पक्ष में, जो लिखा जाएगा शुद्ध लाभ 32,978। अब 32,978 यहाँ एंट्री है नहीं, इसलिए इसका टोटल इतने का इतना ही आएगा। और इसमें से 7,200 माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 25,778, जो कहलाएगा वितरण पात्र लाभ है। और इसको बांटेंगे संत और महंत में 3/2 में, तो जो आएगा 15,467 और 10,311। इसको ले आएंगे वितरण पात्र लाभ को पूंजी खाते के जमा पक्ष में। वितरण पात्र लाभ है 15,467 और 10,311। सबसे पहले सन का टोटल देखेंगे, जमा साइड का ज़्यादा है, तो ये आएगा 1,02,67। इसमें से 7,000 माइनस करेंगे तो आएगा 93,267। 31,317 शेष आगे ले गए। इसी तरह महंत का भी जमा साइड का टोटल ज़्यादा है, जो आएगा 52,711, और उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो आएगा 49,711। ये है अंतिम बाकी पूंजी खाते की, जो लिखेंगे पूंजी दायित्व पक्ष में। पूंजी संत की 93,267 और महंत की 49,711, दोनों का टोटल बाहर लिखेंगे, जो आएगा 1,42,978। अब सारी एंट्री हम एक बार देख लेंगे कि सभी एंट्री हमारी बाहर है कि नहीं, और टोटल कर देंगे तो इसका टोटल आएगा 2,03,044। इसका भी टोटल आएगा 2,03,044। ये आपका सवाल होता है कंप्लीट।